ये सब ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में देख चुके हो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे ताकि हमें वही चीज बार बार पढ़ना ना पड़े, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, है ना, हमें टाइम बचाना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो बेटा जीन्स क्या होते हैं, दे आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। डीएनए के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं बेटा, डीएनए के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिससे क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन बनते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं, इट इज एलिलीज। अब एलिलीज क्या होते हैं, अब आपके घर में क्या होता है बेटा, दो कंट्रास्टिंग फीचर्स होते होंगे ना, हमारे भी होते हैं। वैसे ही बेटा दुनिया में भी अलग अलग कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं। कुछ होते हैं कुछ इंसान होते हैं बहुत हाइट में लंबे होते हैं, कुछ इंसान होते हैं जैसे बहुत हाइट में छोटे होते हैं। जैसे कि पीडब्ल्यू में देख लो रक्षक सर कितने लंबे हैं और मुझे देख लो मैं कितनी छोटी सी हूं। तो ये क्या है बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है। कोई व्हाइट है तो कोई ब्लैक है, ठीक है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है। तो ये क्या है, एलिलीज जो है दे आर वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स। दैट मीन्स एलिलीज जो है ये अलग अलग जीन्स के टाइप होते हैं। ऑल्टरनेट डीएनए पायल, वेरी गुड, आशुतोष ने कहा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डीएनए, बिल्कुल सही बेटा। ये क्या होते हैं, अलग अलग जीन्स के वेरिएंट होते हैं एक कैरेक्टर के। अब आप मुझे फटाफट से बताओ कि हमारे हेयर के कितने कलर्स होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग बालों के कलर होते हैं, कितने हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर कलर्स। व्हाट अ डे, ब्लैक होते हैं, वेरी गुड। लेकिन क्या सिर्फ बेटा हेयर कलर ब्लैक होता है, क्या सिर्फ हेयर कलर ब्लैक होता है और कोई कलर नहीं होता। यूएस में हेयर कलर क्या होता है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कलर्स होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ होते हैं ब्लॉन्ड कलर के बाल होते हैं, कुछ होते हैं बेटा ब्राउन कलर के बालों वाले लोग भी होते हैं। तो ये क्या है बेटा, एलिलीज आर नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जीन्स के जिसके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हेयर होना चाहिए, जैसे कि ब्लॉन्ड एंड ब्लैक हेयर, दोनों क्या है बेटा, बालों के अलग अलग कलर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई थी, हेरिडिटी से हुई थी। तो ये हेरिडिटी है क्या, तो बेटा हम जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं ना, हमारी जो सिमिलरिटी होती है ना अपने पेरेंट्स से, इट इज ड्यू टू दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड हेरिडिटी। हमेशा क्या होता है रिप्रोडक्शन में, ह्यूमंस में, वी ऑल नो दैट, वी हैड स्टडी दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है बेटा, हमेशा क्रोमोसोम्स जो है वो मिक्सअप होते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं, ठीक है। और इसी के चलते क्या होता है बेटा, कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी कहते हैं। और इसी के वजह से हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। आप किसकी तरह दिखते हो, आप मम्मी की तरह दिखते होंगे, पापा की तरह दिखते होंगे, या किसी की तरह नहीं दिखते हो। यू ऑल हैव सम सिमिलरिटी, है ना, आप में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगा। तो ये क्यों है बेटा, क्योंकि उन्हीं के कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन उनसे हमारे बॉडी में पास हुआ है। समझा बिटवा, सब समझ गए ना आप लोग। तो दैट इज हेरिडिटी। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, तो बेटा ये जो तरीका होता है ना, ये जो पाथवे होता है हेरिडिटी को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की जो पाथवे होती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट था। चलो फटाफट से आंसर दो, व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, इनहेरिट ट्रेट का मतलब है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे फीचर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो
जैसे कि स्किन कलर, जैसे कि आई कलर, जैसे कि हाइट, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ये सारी चीजें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें क्या होता है, पुश्तैनी होती है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, हमें अपने एंसेस्टर्स से मिलती है, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड ट्रेट्स? एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो हम अपने जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको खेल के अच्छा लगता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डांस करके अच्छा लगता होगा, है ना? तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स है जो हम जिंदगी में हासिल करते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, दोज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। जो हम अपने जिंदगी में बेटा एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, दोज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे कि कुछ बच्चे अब कमेंट सेक्शन में बड़े लंबे लंबे कमेंट डाल रहे हैं, सो दीज आर देयर एक्वायर्ड ट्रेट्स। उन्होंने क्या किया है बेटा, उन्होंने टाइपिंग करके, अपनी प्रैक्टिस करके, लंबे लंबे मैसेजेस लिख के कुछ चीजें क्या हासिल की है, कैरेक्टर हासिल की है कि उनकी टाइपिंग स्किल हो सकता है डेवलप हो जाए कभी ना कभी, है ना? ऐसे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेवलप हो जाएगी। तो ये एक्वायर्ड है, ये कभी भी उनसे उनके ऑफस्प्रिंग तक नहीं जाएगी। सो ये कुछ बहुत ही सिंपल से टर्म्स है जो इस पूरे चैप्टर में हमको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक है ये, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें हमारे दिमाग में रखना है। ओके, सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट इज वेरिएशन। बेटा अभी अभी आपने देखा है, अभी अभी आपने स्टडी किया है रिप्रोडक्शन में कि वेरिएशन क्या होता है। सो बेटा व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेरिएशन? काहे इतना कूद रहे हो बेटा, बहुत इजी है, बस आप आंसर बता दो। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज अ चेंज, ठीक है? वेरिएशन इज अ चेंज, किसी भी चीज से बदलाव आता है, दैट इज वेरिएशन, है ना? जैसे कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप शांत हो जाओगे, फिर आपके मन में क्या होगा बेटा, आपके मन में गार्डन गार्डन सी फीलिंग आएगी कि अब एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब घूमने जाते हैं, दैट इज वेरिएशन। आपकी अभी मेंटल स्टेट क्या है? एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन ये स्टेट एग्जाम खत्म होते होते खत्म हो जाएगा, आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज वेरिएशन। सो कहने का मतलब क्या है, किसी भी टाइप की कोई चेंज नॉर्मल स्टेट से, नॉर्मल कंडीशन से बेटा कोई भी चेंज होता है, दैट इज वेरिएशन। बिल्कुल बच्चे सही आंसर कर रहे हो आप, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन हम कैसे ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं बेटा? पहला वाला आप देख चुके हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, दैट इज बाय रिप्रोडक्शन। चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? असेक्सुअल में दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वेरिएशन आते हैं, ठीक है? और असेक्सुअल में बेटा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनमें भी डीएनए कॉपी होता है, इसके वजह से भी वेरिएशन आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन आती है? इज इट सो? इज इट सो? कुछ बच्चे मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, बेटा आज मेरा बर्थडे नहीं है, वो आ रहा है, बहुत टाइम है। अभी मुझे फिलहाल आप इसका आंसर बताओ कि क्या सिर्फ वेरिएशन रिप्रोडक्शन से ही आती है? इज इट सो? क्या वेरिएशन सिर्फ रिप्रोडक्शन से आती है? नो, वेरिएशन सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं आती है बेटा, कभी कभी नेचर में, इनफैक्ट नेचर में वेरिएशन ऐसे भी आता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने के वजह से आता है, ठीक है बेटा? और क्या हो सकता है? म्यूटेशन के वजह से आता है। म्यूटेशन का मतलब है कि हमारे जीन्स की हमारे डीएनए के साथ जब छेड़खानी होती है ना, दैट इज म्यूटेशन। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे म्यूटेशंस लिख भी रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। म्यूटेशन के वजह से भी या एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से भी वेरिएशंस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन इज अ चेंज जो किसी भी वजह से आ सकती है, रिप्रोडक्शन के वजह से भी, म्यूटेशन के वजह से भी, ठीक है? लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि क्या एक ही दिन में कोई ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे, ठीक है, आराम से।
अब आप देखोगे इस पूरे पृथ्वी की फॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुई थी, सालों साल, लाखों साल लग गए थे हमारे इस पूरी की पूरी पृथ्वी के फॉर्मेशन में। तो दैट इज स्पॉन्टेनियस, आराम से होता है। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये वेरिएशन एक दिन में आता है, क्या ये वेरिएशन अचानक से आता है? सो द आंसर इज नो। यस, वेरी गुड बेटा, आंसर इज नो। कभी भी वेरिएशन एक झटके में नहीं आता है, वेरिएशन आने में हमेशा टाइम लगता है, धीरे धीरे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या वेरिएशन आते हैं? हमने देखा वेरिएशंस आते हैं, ऑर्गेनिज्म चेंज होता है, लेकिन क्या बेटा हर वेरिएशन अच्छा ही होता है? क्या हर वेरिएशन में ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं? इज इट सो? जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक डायलॉग होता है ना बेटा। तो क्या हर वेरिएशन सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है? डू इट लीड टू सर्वाइवल इन एवरी सिचुएशन? द आंसर इज नो। याद रखिए, द आंसर इज नो। एवरी वेरिएशन डज नॉट लीड टू, क्या होगा बेटा? एवरी वेरिएशन डज नॉट लीड टू सर्वाइवल। हर वेरिएशन अच्छा नहीं होता। अभी अभी समृद्धि मैम ने एग्जाम्पल दिया था इंडस्ट्रियल मौत का, है ना, जहां पे क्या हुआ था बेटा, एक चेंज आई थी, बटरफ्लाईज मोथ के कलर चेंज हो गया था, और इसी के चलते क्या हुआ बेटा, इसी के चलते उनको एडवांटेज मिली, वो अपने आप को छुपा लेते थे। तो ये उनके सर्वाइवल के लिए अच्छा था। लेकिन अगर वेरिएशन बेटा एडवांटेजियस नहीं हुआ, याद रखो, आई एम रिपीटिंग, अगर वेरिएशन एडवांटेजियस नहीं हुआ तो इट विल नॉट लीड टू सर्वाइवल। वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सो नो, एवरी वेरिएशन डज नॉट लीड टू सर्वाइवल। सर्वाइवल कब होगी? सर्वाइवल ओनली कंडीशंस में होगी जहां पे बेटा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को एडवांटेजेस मिलेगा। ठीक है। अगर जो चेंज आई है वो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कर रही है तो वो वेरिएशन अच्छा होगा, अदरवाइज वेरिएशन अच्छा नहीं होगा। सो इस पैराग्राफ में अगर हम एनसीईआरटी को देखेंगे, ये एनसीईआरटी की शुरुआत पैराग्राफ है इस पूरे चैप्टर की। यहां से बेटा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन ये है कि क्या हर वेरिएशन से सर्वाइवल बन सकती है? तो द आंसर इज नो। हर वेरिएशन से सर्वाइवल नहीं बन सकती। जैसे कि ये डायग्राम भी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि वेरिएशन कैसे आती है। बेटा वेरिएशन एक दिन में नहीं आती, वेरिएशन अचानक से नहीं आती, वेरिएशन हमेशा धीरे धीरे आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके सारे के सारे हिस्से बेटा देखो 1 2 3 4 5। तो इस ऑर्गेनिज्म के बेटा 5 बॉडी पार्ट है। अज्यूम कर लो, बस इसको समझ लो, इस ऑर्गेनिज्म के 5 बॉडी पार्ट है, और ये जो 5 बॉडी पार्ट है ना, ये सारे के सारे ब्लू है। लेकिन क्या हुआ बेटा, इसमें भी चेंज आई, इसमें भी बदलाव आया, जिसके वजह से क्या हुआ, यहां पे ये जो 2 नंबर वाला पार्ट है रेड कलर का बन गया, यहां पे जो बेटा ये 5 नंबर वाला पार्ट है ग्रीन कलर का बन गया। ठीक है, ग्रीन कलर का बन गया ये। सिमिलरली आप देखोगे इसने दोबारा रिप्रोडक्शन की, दोबारा इसने अपने प्रोजेनी बनाए, इसके चलते क्या हुआ बेटा, इसके चलते यहां पे दोबारा चेंज आई, 3 नंबर वाला पोजीशन ट्रांसपेरेंट हो गया, और ये जो 4th नंबर वाला पोजीशन है ये पिंक कलर का हो गया। सिमिलरली ये जो बेटा बच्चा है, इसने भी दोबारा रिप्रोडक्शन की, और इसमें भी आप देख सकते हो कुछ कुछ चेंजेस आए। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमको क्या समझाने की कोशिश हो रही है, क्या समझा रहा है इस डायग्राम में हमको? तो बेटा इस डायग्राम में हमको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि वेरिएशन अचानक से नहीं आता। एक आज हम इंसान है, कल हम डायनासोर नहीं बन जाएंगे। ठीक है बेटा। सो कभी भी वेरिएशन अचानक नहीं आता, हमेशा वो धीरे धीरे आता है, एक एक पार्ट में चेंज होता है, और उसके बाद जाकर पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है। तो इस पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड ओनली एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज
क्या हर वेरिएशन सर्वाइवल को लीड करता है कि नहीं। नेक्स्ट अब आते हैं हम सीधा मेन पॉइंट पे, जो इस पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक है, दैट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल को बेटा क्या कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स एज वेल। तो बेटा यहां पे देखिए, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया? बहुत सारे प्लांट थे, बट व्हाई मेंडल चूज ओनली पी प्लांट? Okay, am I audible? Am I audible to every one of you? क्या बेटा मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। क्या बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बेटा मेरी आवाज आ रही है? इफ एम आई ऑडिबल टू यू? बेटा अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक थम्स अप कर दो फटाफट से। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके आ रही है। हाँ ओके बेटा, तो हम कहाँ थे? हम थे मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट में, है ना? वही मेंडल जी जिसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो काहे बेटा, काहे ऐसा कहा था इनमें, जिन्होंने मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर स्टडी की? क्योंकि बेटा पी प्लांट के कुछ खासियत थे, ठीक है? पी प्लांट के कुछ खासियत थे, कुछ उसके भी इंपॉर्टेंस थे भाई, वो भी था कुछ, है ना? उसको भी फीलिंग आती थी। तो पहला जो पॉइंट था, इट इज इजी कल्टीवेशन। कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी तब की जाती है जब वो बेटा उसको ग्रो किया जाए। तो पी प्लांट जो है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं थी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इजी टू कल्टीवेट, शॉर्ट लाइफ, बिल्कुल वेरी गुड। सो बेटा पी प्लांट की जो है इजी कल्टीवेशन थी, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं थी। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? एनुअल प्लांट था, दैट मीन्स एक साल के अंदर उसका जीना, खाना, पीना, मरना खत्म हो जाता था। शॉर्ट लाइफ थी उसकी, एक साल के अंदर सब कुछ खत्म था। नेक्स्ट वन इज, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन। पी प्लांट की जो पॉलिनेशन है, अब ये मत पूछना मुझे पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी मैम पढ़ा चुकी है पॉलिनेशन क्या होता है ना बेटा? तो पी प्लांट की पॉलिनेशन जो थी वो सेल्फ पॉलिनेशन थी, दैट मीन्स उनका जेनेटिक मेकअप, उनके जो बेटा जीन्स थे वो बराबर से रिपीट होते रहते थे, कभी उनमें ज्यादा घोटाला होने के चांसेस नहीं थे, ज्यादा मिक्सअप होने के चांसेस नहीं होते थे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप देखो इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा है, एक प्लांट टॉल होता है, एक प्लांट शॉर्ट होता है, एक प्लांट व्हाइट कलर का होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? उसमें वायलेट कलर के फूल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम देख के ही पता लगा सकते हैं। अब कोई भी इंसान जिसको बायो का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी देख के बता देगा अरे ये तो लंबा है, ये तो छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा इजीली ऑब्जर्वेबल थे, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, सीड के शेप, कलर एंड सो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लेस क्रोमोसोम नंबर। ये बेटा मेंडल जी ने नहीं ऐड किया था, ये बाद में ऐड कर दिया गया कि हाँ
कुछ उसमें क्रोमोसोम नंबर भी कम थे, जिसकी वजह से उसकी स्टडी इजी हो गई। तो पी प्लांट को चूज करने का मेन रीजन यही सारे थे, इजी कल्टीवेशन, एनुअल प्लांट था, सेल्फ पॉलिनेशन था और इजी ऑब्जर्वेबल भी थे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, दैट इज लास्ट पॉइंट, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग्जाम में आएगा तो हम ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तब तक जब तक हमें जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब आते हैं मेंडल जी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। सो नाउ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय मोनो? मोनो, मैं अकेला, किसका मारा पता नहीं, है ना, एग्जाम का मारा। सो बेटा मोनो का मतलब होता है वन, मोनो ऑलवेज मीन्स वन। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग अप ऑफ कैरेक्टर्स, और यहां पे हम सिंपली क्या लिखेंगे? कैरेक्टर्स। सो दैट मीन्स हाइब्रिड एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनते हैं। जैसे कि आप देखोगे कुछ ऐसे हाइब्रिड्स होते हैं जो टमाटर या टमाटर के किसी दूसरे वेजिटेबल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। सो हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हम क्या कर सकते हैं बेटा? दो अलग अलग प्लांट को लेकर उनकी क्रॉसिंग कर सकते हैं, है ना, उनकी क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, और उससे जो प्रोजेनी बनते हैं, उससे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड। स्टडी ऑफ सिंगल प्लांट, दैट नोट करके किसी ने लिखा है कि मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर का मतलब होता है स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर। किसी ने लिखा है वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सब कुछ सही है, याद रखिए मोनो का मतलब वन होता है और हाइब्रिड का मतलब होता है क्या? हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे मैंने कैरेक्टर इसीलिए लिखा है क्योंकि मेंडल जी ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के हाइट को कंसिडर किया था। एग्जाम्पल में क्या था? प्लांट के हाइट को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर इस एक्सपेरिमेंट में किया था। तो बेटा सबसे पहले अगर हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखें, उन्होंने दो प्लांट लिए थे, ठीक है। वन वॉज टॉल एंड अनदर वन वॉज शॉर्ट। एक बहुत ही लंबी प्लांट थी और दूसरा बेचारा नन्ना मुन्ना छोटा सा प्लांट था। इनके बीच क्या किया गया बेटा? इनके बीच जानबूझ के क्रॉसिंग करवाई गई। याद रखिए मेंडल जो थे ना, उन्होंने चूज किया था पी प्लांट जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग था, लेकिन इनके बीच क्रॉसिंग करवाई गई एंड ही फाउंड दैट F1 के प्लांट, F1 जनरेशन के प्लांट क्या थे? फटाफट से आंसर दो तभी क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा भूल जाओगे। F1 जनरेशन के प्लांट क्या थे? छोटे थे, लंबे थे, क्या थे बेटा? आर दे ड्वार्फ, आर दे लॉन्ग, टॉल, व्हाट? दे आर ऑल टॉल, ठीक है। सारे के सारे प्लांट क्या थे बेटा? ऑल ऑफ देम आर टॉल, सारे के सारे लंबे थे। अब मेंडल जी के दिमाग में टॉल, वेरी गुड, सारे के सारे टॉल थे। तो मेंडल जी के दिमाग में ना ये चीज बेटा खटकी जरूर। मेंडल ने सोचा कि सारे के सारे प्लांट टॉल कैसे बन गए भाई, ऐसा क्या हो गया इसमें। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने इन दोनों प्लांट को लेकर इनकी क्रॉसिंग करवा दी। दैट मीन्स ये जो F1 जनरेशन के प्लांट थे, इनमें से दो प्लांट लिए और उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई। क्योंकि साइंटिस्ट क्या होते बेटा? साइंटिस्ट का दिमाग कहीं ना कहीं खटका जरूर होता है, खुराफती दिमाग के होते तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब बेटा F1 जनरेशन में सारे लंबे प्लांट हुए तो मेंडल जी का दिमाग खटक गया। अब उनको लगा भाई कुछ तो है लोचा, हमको भी देखना है हुआ क्या है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया बेटा? दो टॉल प्लांट के बीच क्रॉस करवाया और फिर F2 जनरेशन में क्या हुआ? फटाफट से बोलो, F2 जनरेशन में क्या हुआ? F2 जनरेशन में 3 प्लांट बेटे लंबे हुए और एक प्लांट ऐसा था
जो ड्वार्फ था। 3:1, वेरी गुड। अरे बेटा सबको सब कुछ पता है, और ऐसे ही आप कह रहे हो कि आपको हेरिडिटी नहीं आती। 3:1। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने प्लांट के हाइट को कंसीडर करके किया। अब देखो इसी को बाद में मेंडल ने क्या कहा कि एक्चुअली में कुछ फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बस ये अज्यूम किया बेटा, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो कुछ पढ़ के हम अपना दिमाग खराब करते हैं ना, वो एक्चुअली एक एग्जाम्पशन है जो बाद में प्रूव हुआ। मेंडल जी के टाइम पे कोई इतनी नहीं जानती थी इन सब के बारे में, किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था। तो इसीलिए मेंडल ने अज्यूम किया कि ये जो हमारे कैरेक्टर्स है, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ये हमेशा कुछ फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल होता है, ठीक है। उन्होंने लंबे वाले को कैपिटल टी बोल दिया, स्मॉल और ड्वार्फ वाले को स्मॉल टी। एंड ही फाउंड दैट कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट लंबे तो थे, लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप बदल गया, ठीक है। इनका जेनेटिक मेकअप खत्म हो गया, चेंज हो गया। और बाद में जब इनको दोबारा से क्रॉस करवाया, उन्होंने देखा कि इनकी जेनेटिक मेकअप दोबारा चेंज हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रॉस करने में हमेशा कुछ ना कुछ, ठीक है, क्रॉस करने में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। और यहाँ पे दोबारा से क्या हुआ बेटा, इसीलिए ड्वार्फ प्लांट जो है वो दोबारा रीअपियर्ड हो गया। अब इसी को चीज, अब मेंडल जी हमारे थे मैथमेटिशियन, ठीक है, मेंडल जी थे मैथमेटिशियन, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया बेटा, थोड़ी सी मैथ्स लगाई इसमें, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन लगाया उन्होंने, और उन्होंने एक बॉक्स बनाई विच इज कॉल्ड प्यूनट स्क्वायर, ठीक है। इसी बॉक्स को लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हम ये बॉक्स कैसे बनाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो नहीं लगता, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं। उनको लगता है कि ये जो क्रॉस है हमको कंफ्यूज करेगी, लेकिन बेटा आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। कुछ बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि मैम जिम नहीं जाती। बेटा मैं जाऊं ना जाऊं आपको क्या, चलो फटाफट इसमें ध्यान दो। तो ये बेटा देखो, सबसे पहला अगर हम F1 जनरेशन वाला बनाए तो ये है हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये डायग्राम बेटा तभी बनाओ, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये डायग्राम अब तभी बनाओ जब आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अगर आपको बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आप ये शो करो, तब आप इस डायग्राम को बना के दिखाओ। और एल्स अगर आपके बेटा क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, तो बेटा आप इस डायग्राम को बनाओ, अदरवाइज आप इस डायग्राम को स्किप करो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम को आप स्किप करो, क्योंकि तब इसकी नीड नहीं है। तो देखो बेटा F1 जनरेशन की अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बस इसको प्लस ही तो करना है। काहे इतनी आपको दिक्कत आती है, काहे डरते हो बेटा, क्योंकि आपको बस प्लस करनी है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जितने टी है ना उसको आप ऐड कर दो, ठीक है, उसी को बस आपको ऐड करना है। तो F1 के सारे प्लांट क्या हो गए बेटा, टॉल हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए। F2 जनरेशन में क्या किया था उन्होंने, 2 F1 वाले प्लांट को उठाकर क्रॉस किया था। जैसे कि आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी टॉल बनेगा, हाँ जी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनेगा, टॉल। देन कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनेगा, इट विल अगेन टॉल। स्मॉल टी क्या बनेगा बेटा, ड्वार्फ, दैट मीन्स शॉर्ट प्लांट बनेगा। तो बन गया अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, बन गया अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत सिंपल था। तो ये तो था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर टू यू? अगर क्लियर है तो फटाफट से बोलिए, फटाफट से थम्स अप कर दो, इज इट क्लियर टू यू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो क्रॉस से ही आएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन से एक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आएंगे, हमारे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू?
ये पूरी की पूरी जो एक्सपेरिमेंट थी बेटा क्लियर हो गया? हो गया तो फटाफट से थम्स अप करो। ओके ओके, वेरी गुड। चलो बच्चों, सही है, और इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल जी ने क्रॉस तो कर लिया बेटा, लेकिन उस क्रॉस से क्या फायदा हुआ, उस क्रॉस से हमको क्या मिला? तो देखो, सबसे पहले क्या है बेटा, मैंने यहां पे ऐड कर दिया है मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है। बाकी यहाँ पे और एक चीज मैंने लिख दिया है, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, बस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इट्स नॉट जेनस, इट्स होमोजाइगस कंडीशन। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बस आपको समझने के लिए मैं बोल रही हूं। जब दो सेम लेटर इकट्ठे रहेंगे, जैसे कि कैपिटल टी, जैसे कि स्मॉल टी, तो क्या होगा बेटा? उसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। वैसे ही बेटा, जब दो अलग अलग लेटर्स इकट्ठे रहेंगे, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मैं आपके क्वेश्चंस में भी आऊंगी, लेकिन बेटा अभी फिलहाल नहीं। अभी हम इस पूरे चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है, और भी चैप्टर है बायो के, केमिस्ट्री के, तो इसीलिए हम पहले फटाफट से चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम डाउट करेंगे, ठीक है। सो बेटा क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन? हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब है ऐसा कंडीशन जहां पे दो अलग अलग एलिलीज होते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमें इस पूरी क्रॉसिंग से क्या मिला? तो मेंडल जी ने बेटा हमें दो लॉ गिफ्ट किए इस पूरे की पूरे क्रॉस से। दैट इज, बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हो, मेंडल जी ने पहला लॉ बनाया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ भी इसी हमारे एक्सपेरिमेंट से बनाया गया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सारे के सारे लॉज हम इकट्ठे लास्ट में देखेंगे, पहले बेटा हम बस क्रॉसेस देखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें दो लॉ मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ में बाद में आते हैं, पहले हम बाकी सारे पोर्शंस देख लेते हैं। और बेटा मेंडल जी के कुछ रेशियोज भी बने हमारे इस एक्सपेरिमेंट से। मेंडल जी के कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी मिले, जैसे कि हमें रेशियो मिला फेनोटाइपिक। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फेनोटाइप? तो बेटा जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा एक डायलॉग होता है ना। तो फेनोटाइप का मतलब है जो हमें दिखता है अपने आंखों से, ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, जो हमको दिखता है, दैट इज कॉल्ड फेनोटाइपिक। फेनो का मतलब जो हमको दिख रहा है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट में वापस जाओगे तो इस एक्सपेरिमेंट में बेटा F2 जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? व्हाट इज दी फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल? क्या है फेनोटाइपिक रेशियो मेंडल जी का? 3:1। रघुवंश ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल, रघुवंश, क्वाइट अट्रैक्टिव नेम। एनीवेज, सो बेटा फेनोटाइपिक रेशियो जो है वो है फिजिकल रेशियो, फिजिकल अपीयरेंस जो हमको दिख रहा है, और वो था 3:1। ये रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो 3:1 इज दी रेशियो, जिसमें 3 लंबे और एक हमें शॉर्ट प्लांट मिले थे, ठीक है, वेरी गुड बेटा। जेनोटाइपिक रेशियो, उसके बाद जेनोटाइपिक रेशियो भी मिला हमको मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जो क्या था 1:2:1 जीन के रेशियोज, ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन के रेशियोज जो होते हैं उसको हम कहते हैं जेनोटाइपिक रेशियो। जो क्या था बेटा? जो था 1 कैपिटल टी, यहां पे आप देख सकते हो अगेन कैपिटल टी एक है, 2 हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक हमारे स्मॉल टी है। दैट मीन्स 1:2:1, दिस शुड बी 1। So 1:2:1 is the ratio. ये ratios बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 is the genotypic ratio, ठीक है। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आप बताओ फटाफट से, व्हाट डू यू मीन बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस? चलो फटाफट से बताओ। अब इतना पापड़ बेले है मैंने, इतने सारे लेक्चर्स ली है मैंने पूरी थ्रू आउट दिस ईयर, इस पूरे चैप्टर की, तो आपको थोड़ा तो कुछ आइडिया होगा ही। व्हाट डू यू मीन बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, क्या होता है फटाफट से? डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब क्या होता है बेटा? डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, डाई मीन्स टू। अगेन वही हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मेंडल ने क्या किया था बेटा? ऐसे क्रॉसिंग की थी जिसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही, विशाल, हर्षदीप, प्रांजल, मुकेश, अविनाश, विटामिन प्रोटीन, सबने सही आंसर दिया है। दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करने वाले जो फीचर्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो बेटा मेंडल ने इस क्रॉस में क्या किया था? दो कैरेक्टर लिए थे, और कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर था राउंड एंड ग्रीन सीड्स। याद रखिए, मेंडल ने लिया एक मस्त राउंड एंड ग्रीन सीड, और दूसरा मेंडल ने चूज किया रिंकल एंड येलो सीड, ठीक है। तो दो कैरेक्टर इसमें कैसे हुए? कैसे कैसे ऐसे कैसे हुए? सो बेटा मेंडल ने यहां पे क्या किया? एक कैरेक्टर लिया सीड शेप, ठीक है, शेप को कंसिडर किया। आप देख सकते हो दोनों सीड में बेटा शेप क्या है? एक में राउंड है और इसको डोमिनेंट माना गया है, ठीक है, राउंड को डोमिनेंट माना गया है, और इसीलिए इसको हम अक्सर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। हमेशा हम डोमिनेंट चीजों को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है बेटा। और रिंकल्ड, दूसरा क्या था शेप? रिंकल था, जिसको बेटा यहाँ पे रेसेसिव, दैट मीन्स बेचारा एक कोने में पड़ा हुआ चुप चुप के रहने वाला कैरेक्टर माना गया है, जो अपने आप को हमेशा छुपा लेता है। सो राउंड एंड रिंकल कैरेक्टर मिले हैं। सिमिलरली बेटा सेकंड अगर हम देखें, इट इज सीड कलर। सीड कलर को भी कंसिडर किया मेंडल ने। कलर की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर है, और ग्रीन को यहाँ पे बेटा रेसेसिव माना गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी क्वेश्चन आया है कि ग्रीन कलर जो है वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है। तो आपको ये दिमाग में क्लियर रखना है, ये चीज क्लियर रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा हमेशा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा क्या होता है बेटा? येलो डोमिनेंट होता है, सीड कलर की बात करें, ग्रीन रेसेसिव होता है। इस पूरे चीज को ना आपके दिमाग में बिठा लो, ठीक है। राउंड डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, ठीक है, और रिंकल रेसेसिव है, ग्रीन रेसेसिव है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। सो अब तुरंत आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फेमस मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड अगेन द मोस्ट कंफ्यूजिंग, आई गेस बच्चे डाई हाइब्रिड क्रॉस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, लगता है कि बस जिंदगी खराब हो गई। सो अब मेंडल ने क्या किया था बेटा? सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। मेंडल ने दो सीड लिया, दैट इज राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे मेंडल ने क्या क्या सीड लिया? दैट वाज रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो। F1 प्रोजेनी के प्लांट कैसे थे बेटा? जो F1 प्लांट्स निकले वो कैसे थे बेटा? कुछ बच्चे यहाँ क्वेश्चंस करवाने को कह रहे हैं बेटा, डेफिनेटली, लेकिन क्वेश्चंस आज नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको कल करवाऊंगी। ब्लड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एक दो कल करवा दूंगी। फिलहाल आप ये बताओ कि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा जो F1 प्रोजेनी थे उनके रिजल्ट क्या था? सारे के सारे प्लांट किस तरीके के हुए? द F1 प्लांट यहां पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे F1 प्लांट क्या बनेंगे बेटा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। दैट मीन्स सारे के सारे जो हमारे F1 प्लांट थे दे विल बी राउंड एंड येलो। वेरी गुड, वेरी गुड, दे विल बी राउंड एंड येलो। मेरे साथ आप करते जाओ, सबको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के बने बनाई टेबल नहीं लाई हूं, ताकि जिसको नहीं समझ में आए
उनके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि बनाना कैसे है। तो बेटा ये जो भी थे हमारे सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड एंड येलो बनेंगे, ठीक है। अब अगेन वही मेंडल जी का दिमाग खटका, मेंडल जी को लगा भाई ये कैसी बात है, तो मेंडल जी ने क्या कहा बेटा, मेंडल जी ने दोबारा से इनके बीच क्रॉस करवाया, मेंडल जी ने दोबारा से इनके बीच क्रॉस करवाया और उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे F1 के 2 प्लांट दोबारा लिए गए, ओके एक मिनट। सो F1 के 2 प्लांट दोबारा लिए गए और इनके बीच क्रॉसिंग करवाई गई और अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ मिलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नए नए। ध्यान से अगर आप देखोगे बेटा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन, चलो आप भी करो फटाफट से, आर और वाई के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फिर बेटा एक कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। 4, बिल्कुल सही, सही आंसर दे रहे हो सारे बच्चे। बच्चे कह रहे हैं कि 4, हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बेटा 16 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। और ये है वो 4 कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस अब हम यहां लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो यहां तक क्लियर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इज इट ओके टिल नाउ। यहां तक समझ में आया कि हमें ये कॉम्बिनेशंस कहां तक मिले, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बेटा, यहां तक कहां से हमें ये कॉम्बिनेशन मिले, इज इट क्लियर। अगर फटाफट से क्लियर है तो थम्स अप कर दो बेटा, यहां तक क्लियर है। स्पेशली दोस्त बेटा जिनको नहीं समझ में आ रहा था ये पूरा चैप्टर, उनके लिए यहां तक क्लियर है कि हमें यहां ये जो कॉम्बिनेशंस है कहां से मिली। ओके सो बेटा देखो ये कॉम्बिनेशंस हमें यहां से मिली, ये जो हमारे F1 जनरेशन थे उनकी हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाली, ठीक है। हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाली और फिर उन्हीं कॉम्बिनेशंस को हमने यहां डाला। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा एकदम बेसिक साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस करेंगे और कुछ नहीं, माइनस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बस प्लस करेंगे। ओके तो कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको नहीं समझ आया, बेटा देखो जिनको भी नहीं समझ आया यहाँ पे आप क्लियर रखो, ये जो हमारे F1 प्लांट थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इनकी हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनानी है। अक्सर हम मैथ्स में भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, चीजों को जोड़ के घटा के मरोड़ के देखते हैं ना, वही चीज बेटा हमें यहां करना है। हमें क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की कॉम्बिनेशंस निकालनी है, ठीक है। हमें उनकी कॉम्बिनेशंस निकालनी है और कॉम्बिनेशंस में हमने क्या देखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई की 4 कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है। ये हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिले। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को हम यहां पुट ऑन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, मेरे साथ फटाफट से करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। सो कैपिटल आर वाई वाई, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, राउंड एंड येलो। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, प्लस करो बस इसको और इसको प्लस कर दो बेटा, आपको आंसर मिल जाएगा अपना, कैपिटल वाई, ठीक है। फटाफट से बस इसको प्लस करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा,
ठीक है बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक टाइम वो नहीं आया, ठीक है, अपना टाइम आएगा। सो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर क्या करना है बेटा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, बस प्लस करना है, फटाफट से प्लस करो, यस, प्लस करते जाओ। देन बेटा क्या करना है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर यहां पे भी आप देख सकते हो कैपिटल आर वाई वाई, देन क्या होगा बेटा, अगेन कैपिटल आर, स्मॉल आर वाई, एंड यहां पे होगा स्मॉल वाई, देन आर वाई वाई, फिर हमारे यहां आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। देख सकते हो यहां ध्यान से, इस तरीके से चीजें क्या करना है, हमें बस कंबाइन करते जाना है, ठीक है। किस किस का हो गया, जिसका हो गया चलो कोई बात नहीं। अभी आप फटाफट से मुझे ये बताओ कि कितने कॉम्बिनेशंस बने, जिसका हो गया है मुझे फटाफट से बताइए बेटा, आपको कितने अलग अलग तरीके के सीड मिले, कितने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले। सो लास्ट दो पार्ट है, दैट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जो बेटा थोड़े से स्लो है कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, ये बॉक्स आप बनाओ कंप्लीट, ठीक है बेटा, ये बॉक्स बनाओ कंप्लीट, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेटा अगर हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो कॉम्बिनेशंस में हमें क्या दिखेगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिस वन विल बी राउंड एंड येलो, ठीक है, ये हो गए हमारे राउंड एंड येलो सीड, ये भी हो जाएंगे हमारे राउंड एंड येलो, ये भी हो जाएंगे राउंड एंड येलो, दिस वन विल बी राउंड एंड येलो, ठीक है बेटा। सही बात, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 9:3:3:1 इज द करेक्ट रेशियो। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये रेशियो बना कैसे बेटा, हम अभी देखते हैं। तो ये भी बन जाएगा राउंड एंड येलो, यहां पे ये क्या बनेगा बेटा, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, दिस वन विल बी राउंड एंड ग्रीन, ये भी बन जाएगा हमारे राउंड एंड येलो, दिस वन विल बी अगेन राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, ये बनेगा राउंड एंड येलो, ये भी बनेगा राउंड एंड येलो, दिस वन विल बी रिंकल्ड एंड येलो, ये क्या बन गया बेटा, रिंकल एंड येलो बन गया। ये क्या बनेगा, दिस वन विल बी रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा राउंड एंड येलो, दिस वन विल बी राउंड एंड ग्रीन, दिस वन विल बी रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो अब हमें रेशियो मिला 9:3:3:1, बहुत सही। राजकुमार एक बच्चे ने कमेंट किया है, उन्होंने सब कुछ लिख के बताया है, ठीक है, ये पूरा लिख के बताया है। तो बेटा अगर अब हम ध्यान से देखेंगे हमें कितने राउंड येलो सीड्स मिलेंगे, हमें 9 राउंड येलो सीड्स मिलेंगे, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड्स हमारे 9 होंगे। हमें कितने राउंड और ग्रीन सीड्स मिलेंगे, राउंड और ग्रीन सीड्स भी अगर आप देखोगे बेटा आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। हमें कितने बेटा रिंकल्ड और येलो सीड्स मिलेंगे, हमें बेटा 3 रिंकल्ड और येलो सीड्स मिलेंगे, जबकि रिंकल और ग्रीन सीड हमको बस एक ही मिलेगा। सो रेशियो बन गया हमारा 9:3:3:1, ठीक है। सो ये था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन स्टेप वाइज करो बेटा, अगर आप स्टेप वाइज नहीं करोगे डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आराम से टाइम लेके करो, एंड आई गारंटीड एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस से आएगा ही आएगा। तो जिसको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है ये पोर्शन बेटा स्पेशली एकदम क्लियरली आप दिमाग में बिठा लो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, चीजों को याद रखो, और ये भी याद रखो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा राउंड और येलो कैरेक्टर डोमिनेंट है, ग्रीन और रिंकल कैरेक्टर जो है बेटा वो हमारे रेसेसिव कैरेक्टर है। और ये जो रेशियो है ये बेटा कौन सा रेशियो है, फेनोटाइपिक या जेनोटाइपिक,
फटाफट से बताइए, ये जीनोटाइपिक रेशियो है या बेटा ये हमारे फेनोटाइपिक रेशियो है? So it is a type of phenotypic ratio, sorry, it is a type of phenotypic ratio. हमको दिख रहा है, it is a morphological ratio. ये बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत सारे बच्चे इजी इजी कह रहे हैं, तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही, लेकिन हमें बस इसको करते हुए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फेनोटाइपिक रेशियो, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा रेशियोज जो थे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछा जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रेशियो नहीं पूछा जाता। दैट इज 9:3:3:1, ठीक है, 3:1। तो ये है हमारा मेंडल का डाइहाइब्रिड रेशियो। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो बेटा लॉज देखे थे, वैसे ही बेटा हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस से भी हमें लॉ मिला था, एंड द लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ये सारे के सारे लॉज। देखो एक्सपेरिमेंट हो गया दोनों, मोनोहाइब्रिड भी डाइहाइब्रिड भी। अब थोड़ा सा हम क्या देखेंगे बेटा, हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ, जो भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले मेरे लेक्चर्स देखे होंगे हेरिडिटी के, उनको पता होगा कि बेटा मेंडल की जो लॉ है ना, वो हमारे लाइफ के साथ बहुत मिलती जुलती है। इट इज लाइक अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। अक्सर क्या होता है बेटा, अक्सर हमें कोई फ्रेंड मिल जाता है ना, फिर मस्त फ्रेंडशिप होती है, हम एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे हम पोजेसिव हो जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, शी इज माई फ्रेंड और ही इज माई फ्रेंड, तो ये इसके साथ नहीं बात कर सकते, हम पोजेसिव हो जाते हैं। तो पोजेसिव के चलते चलते हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को अपने से ही दूर कर देते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो मेंडल के जो ये लॉज है ना बेटा, ये भी कुछ इसी तरीके से है, देखिए कैसे है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेंडल की लॉ किसी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप से, किसी दूसरे रिलेशनशिप से कम नहीं है। तो बेटा पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि यहाँ पे बेटा दो फ्रेंड होते हैं, दो एलिलीज होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, साथ साथ रहते हैं, मस्त हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन क्या होता है, टाइम के चलते चलते एक जो एलिली है, एक जो फैक्टर है, ज्यादा डोमिनेंट बन जाता है, भाव खाने लगता है, ठीक है, कहता है कि चल तू किसी से बात नहीं कर सकती, ऐसा ज्यादा भाव खाने लगता है। तो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। होता क्या है, दो हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और वो हमेशा दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, कभी कभार या इनफैक्ट नेचर में एक्चुअली होता है क्या, ये जो दो हमारे एलिली इकट्ठे रहते हैं, उनमें से एक ज्यादा पावरफुल होता है, हम कह सकते हैं, ज्यादा उनमें बेटा कैपेसिटी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और दूसरा बेचारा क्या करता है, दूसरा बेचारा पीछे छुप जाता है, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में आया कि क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमेशा ये चीज आप ऐड करो, जब भी आप बेटा आंसर लिखोगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो, तो आपको ये चीज ऐड करनी है। आपको क्या लिखना है, आपको बेटा लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये चीज डेफिनेटली ऐड करो, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल दी एलिलीज और ऑल दी फैक्टर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मेंडल के टाइम पे मेंडल ने उनको फैक्टर्स कहा था। ऑल दी फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, आर प्रेजेंट इन पेयर्स, दैट मीन्स ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, ठीक है, हमें ये पॉइंट लिखना है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड वन ऑफ दिस, ठीक है, वन ऑफ दिस will be dominant, ठीक है, one of this will be dominant, जो बार बार एक्सप्रेस होगा, ठीक है, and other
रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब है कि वो अपने आप को बेटा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो चुप जाएगा। तो दो फ्रेंड एक साथ रहते थे, ठीक है बेटा, नहीं अभी ब्रेक नहीं, ये पूरा चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। क्या है इसमें? लॉज और सेक्स डिटर्मिनेशन है, फिर तो खत्म, फिर ब्रेक लेना मस्त, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करना, उसके बाद आर एनवायरमेंट है वो, सॉरी इसके बाद आप आर एनवायरमेंट शुरू करना, फिर केमिस्ट्री शुरू करना। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा व्हाट यू वांटेड, दैट इज ब्रेक, ठीक है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में वापस आते हैं। मैंडल जी कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स है साथ साथ मिलके रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनके बीच बेटा एक डोमिनेंट होता है और वो हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा दूसरों को, दूसरे एलिली को मास्क कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है ना कभी कभार, ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से हम डोमिनेंट बन जाते हैं और हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड को दबा देते हैं कि नहीं तू यहां नहीं जा सकती, तू ये नहीं खा सकती, तू वो नहीं कर सकती। तो ये शुरुआत है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट बेटा क्या होता है? दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जब हम किसी को इतना पकाएंगे, अब जब हम किसी के ऊपर इतना डोमिनेंट करेंगे बेटा, तो क्या होगा? एक टाइम पे वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाग जाएगा, बोलेगा कि भाई नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, भाग जाएगा वो, है ना। तो उसी तरह क्या होता है बेटा, हमारे जो एलिलीज है, हमारे जो फैक्टर्स है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, आपने अभी अभी देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो जब गैमेट की बेटा फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है? ये जो हमारे एलिलीज जो जोड़े में रहते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि इस स्टेप में एक बहुत ही स्पेशल डिवीजन होता है व्हिच इज कॉल्ड मायोसिस डिवीजन, ठीक है। मायोसिस होता है, मायोसिस के चलते क्या होता है? हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो बेटा यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो हमारे दो ऑल्टरनेटिव फैक्टर इकट्ठे थे, जोड़े में थे, वो सेपरेट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये दोनों लॉ हमें कहां से मिलते हैं बेटा? दोनों लॉज हमें मिलते हैं फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, जो हमें मिलता है कहां से बेटा? जो हमें मिलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है रैंडमली मिल जाना, ठीक है, अचानक से मिल जाना, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है बेटा? ये देखो, अक्सर क्या होता है, हम अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम किसी और को कॉल करते हैं कि यार मेरी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत खराब सा लग रहा है, चलिए यहाँ से घूम के आते हैं, लगता है ना ऐसा। तो वैसे ही बेटा जब एलिली स्प्लिट हो जाते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद दोबारा इन द जाइगोट क्या होता है बेटा? ये फैक्टर्स दोबारा मिलते हैं, लेकिन इनका मिलना इस बार रैंडम होता है, कोई हार्ड फिक्स रूल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो मैं और समृद्धि मैम हम दोनों बायो पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ दोनों इकट्ठे घूमेंगे, हम पूजा मैम और अक्षक सर के साथ नहीं घूमेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रेंडशिप रैंडम होती है, हम सबके साथ घूमते हैं, कभी मैडम मेरे साथ घूम लेंगे, कभी मैं पूजा मैम के साथ घूम लूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एलिलीज जब बेटा स्प्लिट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, जब ये बेटा अलग हो जाएंगे, तब उनकी दोबारा जब असॉर्टमेंट होगी, उनका जब दोबारा मिलना होगा, वो बिल्कुल ही रैंडम होगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा राउंड येलो के साथ था तो हमेशा येलो के साथ ही रहेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं डिवोर्स हो जाता है, बिल्कुल बेटा समझ लो डिवोर्स ही हो जाता है, ठीक है। सो डिवोर्स होने के बाद जब दोबारा ये मिलते हैं ना, उनका मिलना बिल्कुल रैंडम होता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमको क्या कहता है? एलिलीज और अरेंजमेंट ऑफ एलिलीज आर रैंडम, ठीक है, दे themselves assort
विदाउट द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन इन द पेरेंट। अब एक चीज मैं आपको मेरे तरफ से बताना चाहती हूँ बेटा, विच इज अ टिप। ये लॉज के ऊपर बेटा जब भी कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, आपको हमेशा लिखना है अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ। हमें ये चीज लिखनी है अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम उसके बाद हमको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सिमिलरली हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और वट एवर लॉ। तो आप बेटा जो भी लिखोगे आपको ये लिखना है अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ ऑफ दिस और दैट। तब क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट होती है। ओके, तो ये था हमारा मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, यहां पे अगर हम बात करें एक्चुअली, ओके, तो यहां पे बेटा और एक चीज आप ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये हमारे गलती से प्रिंट आउट किया गया पोर्शन है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हियर, तो इस पे आप ध्यान बिल्कुल मत दो। जो हमने लिखा गया है उसी पे बस आप ध्यान दो। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हियर। तो तीनों लॉज हमारे हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच इज मच लाइक आवर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। हम लोगों से मिलते हैं, लोग पोजेसिव होते हैं, देन वी what we moved out, then we found new friends. So that is 3 law of independent assortment. Is it clear to you, every one of you? Is it clear? तीनों laws बेटा clear है? बिल्कुल बेटा, ब्रेक पे भी आएंगे, बस ये खत्म हो जाए फिर तो ब्रेक ही ब्रेक है ना, थोड़ी देर के लिए। So बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो हमने अभी इतना सारा चीजें देखा, ये फीचर, ये वो, ये तो ये सारे जो चीजें है बेटा, इज माई वॉइस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉज एग्जाम में आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं समझ आया? देखो बेटा ध्यान से देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों आपको नहीं समझ आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या? सेग्रीगेट का मतलब है टूट जाना। तो आपने अभी समृद्धि मैम ने आपको पढ़ाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में गैमेट की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है, एग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इनमें हमेशा आधा आधा क्रोमोसोम होता है। मैडम ने आपको मायोसिस के बारे में भी थोड़ा बताया है ना बेटा। तो ये जो गैमेट फॉर्म होता है ना, उस टाइम पे ये जो एलीलीज है, आप देखोगे ध्यान से इस डायग्राम में देखो, कैपिटल टी 7 थे, लेकिन जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई तो क्या हुआ बेटा, ये हमारे 2 अलग अलग हो गए, दोनों कैपिटल टी अलग अलग सेल में चले गए। सेग्रीगेशन का मतलब है टूट जाना, असॉर्टमेंट का मतलब है मिल जाना, डोमिनेंस का मतलब सबको पता है कि एक जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा और दूसरा बेटा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज द 3 लॉज ऑफ मेंडल। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये ट्रेड्स बेटा एक्सप्रेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगी, हमें ऐसे भी ये चीजें ऊपर ऊपर से देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इन डिटेल हमारे एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो बेटा होता क्या है, डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है हमारे जीन्स, है ना। डीएनए में क्या होता है बेटा, डीएनए में होता है हमारे जीन्स। अब जीन्स में क्या होता है बेटा, जीन्स में होता है स्टोर्स इंफॉर्मेशन। जीन में हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं और ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं बेटा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लास के शुरुआत में पहले ही बता चुकी हूँ कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारे बॉडी के कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते होंगे। ये क्यों होता है बेटा, ये जीन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चलता है बेटा, दिस प्रोसेस नेम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगेन ये नाम लास्ट मोमेंट पे याद रख के दिमाग की दही करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम बस आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज बेटा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना आप समझो कि डीएनए में इतनी कैपेसिटी होती है, जीन्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो प्रोटीन बनाया इन्होंने।
अब प्रोटीन क्या हो सकते हैं बेटा? प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्रोटीन हमारे बॉडी में। नाउ व्हाट इज एंजाइम? बेटा लाइफ प्रोसेस जो था ना, उस पे आपने बार बार एंजाइम्स के बारे में देखा था। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम होता क्या है? तो बेटा एंजाइम हमारे होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ये एंजाइम क्या करेंगे? अलग अलग केमिकल रिएक्शन में हमारे बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि किसी इंसान को बहुत ग्रोथ चाहिए होगा, किसी इंसान को बहुत ग्रोथ चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा बेटा? तो मान लीजिए ये जो डीएनए है प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कैन बी एंजाइम, जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो सकता है? ऐसे ही कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी में बेटा हार्मोन भी हो सकता है, जो क्या कर सकते हैं? जो बॉडी में ग्रोथ लाएगा। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या करेंगे? एक इंसान में ग्रोथ, एक इंसान की सेल डिवीजन को इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ये चीजें बेटा एक्सप्रेस होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे बॉडी में चीजें एक्सप्रेस होती है। जो भी हमारे डीएनए है, जो भी जीन्स है बेटा, वो सारे प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, लेकिन आप देखोगे घूम फिर के ये एक ही चीज कर रही है, दैट इज ग्रोथ। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेड्स हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा? इस तरीके से ट्रेड्स हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं। सो क्या मेंडल का लॉ सब में एप्लीकेबल होता है? बेटा देखो, इतनी सारी एप्लीकेबल तो कोई भी चीज कहीं भी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी है। मेंडल जी के जो लॉज है, ये जो 3 लॉज हमने देखा, ये जो पूरी की पूरी चीजें हमने देखी बेटा, वो हर चीज में, हर ऑर्गेनिज्म में फॉलोड नहीं होता। कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं मेंडल लॉ के, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये टर्म अगर याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना याद रखो कि मेंडल के जो ये लॉ है हमारे स्किन कलर नहीं फॉलो करती है। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप देखो, स्किन कलर, क्या इंसान सिर्फ सफेद और काला ही होता है? क्या इंसान सिर्फ गोरा और ब्लैक ही होते हैं? नो। कुछ हमारे होते हैं इंसान जो थोड़े मीडियम कंप्लेक्शन के होते हैं, कुछ हमारे ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं बेटा जो डार्क कंप्लेक्शन के होते हैं, है ना। तो ह्यूमन के स्किन कलर के आप देख सकते हो अलग अलग शेड्स है, देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन कलर। तो ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते। मेंडल जी जो है वो क्या कहते थे? मेंडल जी कहते थे कि या तो प्लांट टॉल होंगे या तो शॉर्ट, बीच वाला कोई प्लांट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, मेंडल जी के जो ये 3 लॉज है ना, हमारी ब्लड ग्रुप और हमारे स्किन कलर फॉलो नहीं करते। जी बिल्कुल बेटा, हमारे ब्लड ग्रुप में आप देखोगे कुछ हमारे होते हैं ए पॉजिटिव, कुछ होते हैं बी पॉजिटिव, कुछ होते हैं ए बी पॉजिटिव। तो इसीलिए इस टाइप के कुछ हमारे फिनोमिनन्स होते हैं जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो अब आते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स दी एंड, उसके बाद मजे से ब्रेक ले लेना, ठीक है। फटाफट से थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, बिकॉज वी हैव टाइम लिमिटेशंस। टाइम नहीं है बेटा, एग्जाम है, जल्दी जल्दी परसों। सो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब हम उनकी सेक्स की डिटर्मिनेशन करते हैं, पता लगाते हैं कि वो मेल है या फीमेल, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में वो क्या होता है बेटा? वी हैव जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि हम लड़के में डेवलप होंगे या लड़कियों में डेवलप होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? वो डिसाइड करेंगे हमारे जीन्स, हमारे जीन्स डिस्कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम्स।
तो बेटा हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे बॉडी में देयर आर 46 क्रोमोसोम, ठीक है। वी हैव और ह्यूमन हैव, बहुत बार बोल चुकी हूं मैं, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब इनमें से 1 पेयर, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इनमें से बेटा 1 पेयर ऑफ ऐसा क्रोमोसोम होता है जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इट कैन बी XX। XX होता है इन टर्म्स ऑफ मेल। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हो। और अगर मेल हुआ देन इट इज XY क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन में आउट ऑफ 46 एक ऐसा जोड़ा होता है, एक ऐसा पेयर होता है विच इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल है तो बेटा वो XX होता है, और मेल है देन इट इज XY क्रोमोसोम। ओके, उसी टाइप के बेटा बहुत सारे ऐसे हमारे क्रोमोसोमल जीन वाले सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया XX XY होते हैं ह्यूमन में, मेल और ड्रोसोफिला एक बेटा ये फ्लाई है, इट इज एन इंसेक्ट, इट इज अ फ्लाई। सिमिलरली XX XO हो सकता है जो हमारे ग्रास हॉपर में मिलता है। ZW ZZ होता है जो हमारे बर्ड्स में मिलते हैं। ये सारे हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो इनके बारे में हमको स्टडी नहीं करना है। हमको स्टडी करना है XX और XY टाइप के सिस्टम में जो ह्यूमंस में होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ह्यूमन फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम और मेल में होता है XY क्रोमोसोम। इफ ग्रीन इज नॉट विजिबल टू यू तो मैं यहाँ लिख के भी बताती हूँ। अब देखो होता क्या है, अगर बेटा यहां से X क्रोमोसोम आएंगे और मेल से भी X क्रोमोसोम आएगा। अब देखो मैं ये चीज आपको लिख के बता सकती हूँ कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल जरूर आएगा कि में हमारी जो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन है कौन डिटरमाइन करता है, मेल या फीमेल। और आप सबको सभी को आंसर पता होगा कि इट विल ऑलवेज बी मेल, ठीक है। सो यहां से X, यहां से भी X आएगा तो ये फीमेल में डेवलप होंगे। सिमिलरली बेटा यहां से X और यहां से Y आएगा देन इट विल डेवलप इनटू अ मेल, ठीक है। तो एग्जैक्टली कौन डिटरमाइन करेगा बेटा कि मेल होंगे या फीमेल? इट इज ऑलवेज द मेल पेरेंट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के PYQs में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन? इट इज ऑलवेज द मेल पेरेंट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनकी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरोमेंटल होता है। एनवायरोमेंटल का मतलब है कि ये एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया गया है स्नेल्स का, जो हमारे सेकेंड लार्जेस्ट क्या होता है बेटा, फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें कोई जीन विन इन्वॉल्व नहीं है। लड़का होगा या लड़की जीन से नहीं पता चलता, इनमें पता चलता है बेटा एनवायरमेंटल कंडीशन से। यहाँ जेनेटिकली इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ टच जो होती है दैट मीन्स टच, ठीक है, टच जो होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिज्म मेल में डेवलप होंगे या फीमेल में। सिमिलरली और एक एग्जांपल है विच इज नॉट जेनेटिकली इन्वॉल्व, जो हमारे एलिगेटर्स में होते हैं, हमारे टॉर्टोराइज में होते हैं, हमारे टर्टल्स में होते हैं। इनमें भी बेटा क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर के वजह से होते हैं, गर्मी के वजह से होती है। यहाँ पे भी जीन्स इन्वॉल्व नहीं होते। फीमेल होते हैं 30 डिग्री के अराउंड अगर टेम्परेचर होगा तो फीमेल में डेवलप हो जाएगी, 45 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होगा तो मेल में डेवलप हो जाएंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है और जो हमें याद रखना है। तो बेटा इसी के साथ हमारे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन खत्म होता है। सो आई गिव यू अ 5 मिनट ब्रेक्स। बहुत सारे बच्चे तब से ब्रेक कर रहे थे, चलो आराम से ब्रेक ले लो, फिर मैम आर एनवायरनमेंट शुरू करेंगे।